अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में तिब की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद मकामी तलबा को फ़ायदा पहुंचाते हुए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन कवायद में तरमीम करते हुए मंगल को GO 72 जारी किया, जिसके ज़रिए तालीमी साल 2023-24 से इजाफी MBBS सीटों में ये इजाफी 1820 इजाफी MBBS सीटों को यकीनी बनाया जाएगा। जारिया साल से इजाफी सीटें जो तकरीबन 18 मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मसावी हैं, हर कॉलेज में 100 मेडिकल सीट तलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी। नए तरमीम के मुताबिक 2 जून 2014 के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस को अपनी MBBS की 100% नशिस्तें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए महफूज करना होगा। ताहाल ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की 85% नशिस्तें ही तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज रखी गई थी, जबकि बकिया 15% को गैर महफूज ज़मरे में रखा गया था और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाहिशमंदों को उन मेडिकल सीटों के लिए मुसाबकत करनी पड़ती थी। ताहम अब से तेलंगाना की तश्कील के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस की तमाम मेडिकल सीटें तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज होंगी। तेलंगाना की तश्कील से पहले रियासत में 20 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी और प्राइवेट मिलाकर थे और उनकी तादाद बढ़कर 2023-24 में 56 हो गई। इसी तरह साल 2014 से पहले MBBS की 2850 सीटें थी, जिनकी तादाद में इजाफा करते हुए साल 2023 में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की तादाद को 8340 कर दिया गया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने यह कदम उठाया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी तलबा डॉक्टर बनने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक रिकॉर्ड बनाया है। गुज़िश्ता रोज़ 3 जुलाई को एक ही दिन में मेट्रो रेल में 5,10,000 अफराद ने सफ़र किया। हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने बताया कि मेट्रो रेल की तारीख का ये पहला दिन है कि एक ही रोज़ इतनी भारी तादाद में मुसाफिरीन ने मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया। अहदेदारों ने मजीद बताया कि नागोलता हाईटेक सिटी और LB नगर तक कुकटपल्ली रूट पर गुज़िश्ता रोज़ मुसाफिरीन की काफ़ी भीड़ देखी गई। हैदराबाद मेट्रो रेल ने अब तक 40 करोड़ अफराद को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। 29 नवंबर 2017 में हैदराबाद मेट्रो रेल का आगाज हुआ था। मुल्क की कई रियासतों में टमाटर की कीमत जहां डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, तो हमारी रियासत तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद के रैतू बाजारों में टमाटर फी किलो 120 से 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लेकिन टमाटर की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफे के बावजूद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव या फिर सिविल सप्लाईज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अहदेदारों की खामोशी मायने खैज है, इसलिए कि पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की हुकूमतें टमाटर की कीमत में इजाफे को लेकर अपनी आवाम की सहूलत और उनके इजाफी माली बोझ में कमी लाने के लिए कुछ सब्सिडीज दे रही है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने टमाटर की फ़ी किलो कीमत पर 50 रुपये सब्सिडी देने और तमिलनाडु की हुकूमत ने 60 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया। इसके अलावा राशन की दुकानों पर टमाटर फरोख्त करने का फैसला किया गया। बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद की गरीब आवाम ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो पड़ोसी रियासतों की तरह इक़दाम करते हुए साबिक़ की तरह प्याज राशन की दुकानों पर फरोख्त की गई थी, उसी तरह टमाटर भी कम कीमत पर सरबराह करने के इक़दाम करें। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। पार्टी क़यादत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब बंडी संजय ने तेलंगाना बीजेपी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। संजय दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ये इत्तलात मिल रही थी कि बीजेपी हाईकमान रियासत की क़यादत में सनसनीखेज़ तब्दीलियाँ करने वाली हैं। इसी तरह बंडी संजय को हटाकर ये तब्दीली की गई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर की हैसियत से इस्तीफा पेश करने के बाद बंडी संजय ने जज्बाती ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक रियासती सदर के ओहदे पर फायज रहते हुए वो फ़ख्र महसूस कर रहे थे। मुझसे एक आम कारकुन को रियासती सदर का ओहदा देने पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा का शुक्रिया अदा करते हैं। ये मौका देने पर वो पार्टी के दीगर तमाम कायदीन के भी काफ़ी मशकूर हैं। साथ ही साथ पार्टी कारकुनों के भी एहसानमंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो बहुस्ने खूबी अदा करने की उन्होंने कोशिश की। इस दौरान अगर किसी को अनजाने में उनसे ठेस पहुंची तो वो माजरत ख्वाह हैं।
बंडी संजय ने वाजे किया कि वो पार्टी के नए रियासती सदर और मौजूदा मरकजी वजीर किशन रेड्डी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि किशन रेड्डी की क़यादत में रियासत में बीजेपी इख्तिदार में आएगी। रियासत में जारी तेज रफ्तार सियासी तब्दीलियों के दरमियान बीजेपी कायद व साबिक रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने खम्मम के साबिक रुकन पार्लियामेंट व कांग्रेस कायद पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से जारी इन इतलात को तक़वियत मिली है, जिसमें राजगोपाल रेड्डी के अनकरीब कांग्रेस में वापसी की पेशकयासी की गई। राजगोपाल रेड्डी की श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब तेलंगाना में बीजेपी की क़यादत को तब्दील करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी को नया सदर बनाया गया। जराये ने बताया कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ एक फार्म हाउस में इन दोनों कायदीन की मुलाकात हुई और श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की तरगीब दी। 2 दिन कबल खम्मम में कांग्रेस के जलसे आम में राहुल गांधी ने भी कांग्रेस छोड़ने वाले कायदीन को दोबारा पार्टी में शामिल होने की तरगीब दी थी। समझा जाता है कि राजगोपाल रेड्डी बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्था सुखेंदर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार की ख्वाहिश के अलावा अवामी बहबूद की कोई परवाह नहीं है। कर्नाटक इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी का रवैया अजीब व गरीब रहा। उन्होंने कहा कि मरकज़ में कांग्रेस की नाकामी की वजह से बीजेपी इख्तिदार में आई है। कांग्रेस के कायदीन का दौरे तेलंगाना और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद मज़हक का खैज़ है। नगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में मुनासिब वजीफे की रकम क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने वाजे किया कि केसीआर की हुकूमत में ही तेलंगाना रियासत खुशहाल होगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी की बी टीम कौन है ये सभी वाकिफ है। कांग्रेस पार्टी में कोई मौसर लीडर नहीं है। कांग्रेस के लीडर अब भी होश में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को घोटालों की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि केसीआर वाहिद लीडर हैं जो बीजेपी से लड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को वरंगल का दौरा करेंगे। उनके दौरे के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी 8 जुलाई की सुबह बजरिया खुसूसी तैयारा हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट पर 9:45 पर पहुंचेंगे और 9:50 पर बजरिया हेलीकॉप्टर वरंगल के लिए रवाना होंगे। 10:35 पर वो वरंगल पहुंचेंगे और 10:45 से 11:20 तक वरंगल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। 11:30 बजे से दोपहर 12:10 तक वरंगल में मुनक़िदा जलसे आम से वो खिताब करेंगे। बाद 12:15 पर वरंगल से हेलीकॉप्टर के जरिए हकीमपेट एयरपोर्ट रवाना होंगे और वहां दोपहर 1:30 बजे खुसूसी तैयारी के जरिए राजस्थान रवाना हो जाएंगे। खम्मम जिले में बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया, जिसमें दोनों जमातों के कारकुन जख्मी हो गए। बताया गया कि खम्मम जिले के कामेपल्ली मंडल के पिडियात्रियापुरम में बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान आज दोपहर तसादुम का वाकया पेश आया। बीआरएस के कारकुनों ने इल्जाम आयद किया कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक रुकन पार्लियामेंट पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हामियों ने उन पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस हमले में वेंकट रमना रवि के हाथ टूट गए और शशि नामी नौजवान के सर पर जख्म आए। इन तीनों को एक खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गांव में अचानक कशीदगी को देखते हुए पुलिस ने सेक्शन 144 नाफिज कर दिया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सीनियर ओहदेदार डी रोनाल्ड रोज को कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया गया। वो डीएस लोकेश कुमार के जानशीर होंगे, जो एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना मुकर्रर किए गए हैं। इस दौरान जिले निर्मल की कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मुशर्रफ अली फारूकी को डायरेक्टर महकमे आबकारी व नशाबंदी मुकर्रर किया गया। इस ओहदे पर फायज सरफराज अहमद ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दफ्तर बराए सीईओ तेलंगाना मुकर्रर किए गए हैं। इस ताल्लुक से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन पर मंगल की सुबह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार इस्तकबाल किया। द्रौपदी मुर्मू अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं यौम पैदाइश की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए रियासती दारुल हुकूमत पहुंची थी। वज़रा श्रीनिवास यादव, CH मल्ला रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। अनेक उल्लेखों से ऐसा पता चलता है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न धाराओं से परिचित थे। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनजातीय अस्मिता, अधिकार
तथा जीवन शैली के हित में संग्राम की ऐसा धारा प्रवाहित की जिसका स्मरण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। पूर्वी घाट की पहाड़ियां और जंगल 1920 के दशक में हुई रोम्पा क्रांति तथा ओल्लूरी सीताराम राजू की वीरता के साक्षी है। ब्रिटिश हुकूमत की अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था ने इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के जीवन को दुष्कर बना दिया था। जनजातीय समुदाय की उस पीड़ा को ओल्लूरी सीताराम राजू ने अपना दुख समझा तथा उनके लिए स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। आज से लगभग 50 वर्ष पहले निर्मित ओल्लूरी सीताराम राजू की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा पर आधारित एक फिल्म का गीत लोगों ने हृदय में लोकगीत का स्थान ले चुका है। तेलुगु भाषा के अत्यंत सम्मानित कवि एवं गीतकार श्री श्री द्वारा लिखा गया वो गीत इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानते हैं। तेलुगु वेरा लेब्रा दीक्षा बुनी सागरा। अर्थात हे तेलुगु वीरा जागो, शपथ लो और आगे बढ़ते रहो। मंदे राज्यम अर्थात हमारा राज्य के संकल्प के साथ ओल्लूरी सीताराम राजू और अनेक साथी आगे बढ़ते रहे। अपने संगठन और युद्ध कौशल के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को बार बार पराजित करके उन लोगों ने सबको अचंभित कर दिया था। यहाँ तक कि लोगों पर अत्याचार करने वाले स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी उनसे भयभीत होते थे। अनेक उल्लेखों से ऐसा पता चलता है कि ओल्लूरी सीताराम राजू भारत के स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न धाराओं से परिचित थे। उन्होंने మొదలు ఉద్భవించి వారిని అంతం చేసి ప్రజలకు శాంతి కలగజేస్తారని చెప్పి భగవద్గీత సందేశం. సందర్భం ఏర్పడ్డప్పుడు బ్రిటిష్ బానిస బంధాల్లో చిక్కుకొని భారత జాతి నలిగిపోతున్న వేళ విప్లవ జ్యోతి అయి అవతరించిన వీర యోధుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. అన్నం పుణ్యం ఎరగనటువంటి మన్యం బిడ్డల కన్నీరు తుడిచి గడ్డి పరగలను గడపారలుగా మార్చిన మహాయోధుడు మన అల్లూరి. ఆయన భారతమాత గర్వించేటువంటి ఉత్తమ తనయుడు, నిర్మల దేశభక్తుడు, నిజమైన యోగి పుంగవుడు. తెల్లవారి గుండెల్లో నిదురించిన పౌరుషాగ్ని రగిలించిన వాడనే పాట కూడా చాలా చాలా పాపులరైంది. అల్లూరి ప్రేమికులందరూ కూడా ఆ పాట నిరంతరంగా ఉంటారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా నేను చాలాసార్లు ఈ పాట నా కారులో పెట్టుకుని వినేదాన్ని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇట్లాగా చాలా గొప్ప చరిత్ర మన అల్లూరిది. చాలా చిన్న వయస్సులో అంత పెద్ద ప్రేరణ వారికి ఎట్లా కలిగిందో అందుకే నేను దైవాంశ సముద్రుడని చెప్పింది. అంత పిన్న వయస్సులో ఆ ప్రజలు పడే బాధ చూడలేక వారు ఆ యుద్ధ రంగంలో దూకి 26 సంవత్సరాల కాలంలోనే రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి భారత జాతి గర్వంగా చెప్పుకునే అనేక మంది అమరవీరులు, స్వాతంత్ర సమరయోధులు, భగత్ సింగ్ కావచ్చు, ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ కావచ్చు, సుభాష్ చంద్రబోస్ కావచ్చు, వారి సరసన सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन एम ए माजिद, नायब सदूर हबीब अली जीलानी, एम ए खादर फैसल, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन और दीगर अरकान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासत में उर्दू सहाफ़ियों की एक मुसलमान तंजीम है। रियासत के 22 अजला में इसके यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस तंजीम का मकसद उर्दू सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद है। रियासत में उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। ज़ुबान की बुनियाद पर सहाफ़ियों की तखशीस की जा रही है। इसकी मिसाल जियो 239 है। फेडरेशन की जानिब से 28 मई 2023 को एक कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 25 मुतालबात पर मुश्तमिल करारदादें मंजूर की गई थी और उन करारदादों को दफ्तर चीफ मिनिस्टर और कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा हैदराबाद के हवाले किया गया था। फेडरेशन ने फैसला किया है कि एक हफ्ते तक वीक ऑफ डिमांड्स इन मुतालबात को कबूल करने के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा। प्रेस नोट में हमने ये बात कही है कि
वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का क़याम किस मकसद के लिए किया गया और हमारी जद्दोजहद किसके लिए। बात देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी दावत पर आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। दरअसल देखिए, सहाफ़ी जो होते हैं वो समाज का एक अहम जुज़ होते हैं। जमहूरियत में उनकी बड़ी अहमियत होती है और यही वजह है कि सहाफ़ियों को हर मुकाम पर बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर उनको रिकॉग्निशन दी जाती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में और बिलख़ुसूस तेलंगाना में उर्दू के सहाफ़ी के साथ जो कुछ इम्तियाज़ी रवैया बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। और आपको उनके ताउन से मई के महीने में 28 मई को हमने एक कॉन्फ्रेंस की, कौमी कॉन्फ्रेंस के नाम से। उसमें जो आप लोगों का पार्टिसिपेशन था, आप लोगों का जो शिरकत थी, उससे हमको और हौसला बना और हमारी जिम्मेदारियां मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि जिस तरीके से आपने हम पर एतमाद ज़ाहिर किया तो हमारी जद्दोजहद मज़ीद आगे बढ़ गई। और उस कॉन्फ्रेंस में 25 नुकातों पर मुश्तमिल क़रारदादें पेश की गई और मंजूर की गई। अब देखिए, हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे दीगर साथियों ने, हमारे नायब सदर ने हुकूमत तक हमारी क़रारदादों को पहुँचाया। चीफ मिनिस्टर मिलने से इनकार करते रहे तो उनके दफ्तर पे पहुँचा गया। यही हाल जो मौजूदा जो डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन का, उनका भी यही हाल है, तो हमने भी उनके दफ्तर तक पहुँचा। उसके बावजूद सहाफ़ियों के बारे में कोई मुस्बित हमारी रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से नहीं आया। इस बात को देखते हुए फेडरेशन की कोर कमेटी उसके बाद आमिला ने ये फैसला किया कि हम जो मसाइल हमारे हैं उसके लिए एक हफ्ते मुतालबा यानी डिमांड्स वीक बनाने का जो ऐलान किया, जो 10 जुलाई से 17 जुलाई तक रहेगा। इसमें ये होगा कि रियासती सतह पर और ज़िले की सतह पर हमारे तमाम यूनिट्स इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अवामी कायदीन और जो अहम शख्सियतें हैं उन तमाम को हमारी जो है ये तस्नुकाती मुतालबात मंशूर पेश करेंगे और उन पर उनसे ये कहेंगे कि आप